तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप फाइनेंस का कंसेप्ट, यानी कि स्टार्टअप क्या होता है और वो फाइनेंस कैसे रेज कर सकता है। तो द बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टार्टअप फाइनेंसिंग मीन्स सम इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी नीडेड टू टर्न एन आइडिया बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस इनटू रियलिटी। तो आपने वर्ड सुना होगा पहले भी, स्टार्टअप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको ये लेके चलना है कि कोई भी एक आदमी है हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट अप हिज बिजनेस, यानी ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस। मतलब वो बिजनेस चालू करना चाहता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग अपने आसपास जो स्टार्टअप्स देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। उसमें ऐप्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, एंड्रॉयड में या फिर एप्पल में। यानी कि हमें तो लगता है कि स्टार्टअप का मतलब यही होता है कि ऐप बनाना अपना, या वेबसाइट लॉन्च करना, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टार्टअप का मतलब ये है कि अगर आप अपना बिजनेस चालू करने जा रहे हो, दैट इज़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, दैट इज़ ए स्टार्टअप। उसको आपको स्टार्टअप लेके चलना है। ठीक है। और स्टार्टअप फाइनेंस का क्या मतलब है? तो सिंस आप एक बिजनेस चालू करने जा रहे हो, और मैंने कई बार आपको बताया है कि बिजनेस चालू करने के लिए पैसे लगते हैं, यानी कि मनी लगता है। तो उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, यानी आपके बिजनेस की फाइनेंसिंग कैसे होगी, यानी स्टार्टअप की फाइनेंसिंग कैसे होगी। सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। इनोवेटिव मेजर्स इंक्लूड मैक्सिमाइजिंग द नॉन बैंक फाइनेंसिंग, यानी कि कोई ऐसा सोर्स जो कि बैंक नहीं है। बैंक से आपको लोन मिल सकता है बिजनेस करने का, लेकिन अगर आपको बैंक से लोन नहीं लेना है तो क्या अलग अलग तरीके हैं, यानी कि वेज हैं जिससे आप पैसा रेज कर सकते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। हियर आर सम ऑफ द सोर्सेज फॉर फंडिंग अ स्टार्टअप, यानी बिजनेस में पैसा कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है पर्सनल फाइनेंसिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट because most of the investors will not put money into a deal if they see that you have not contributed any money from your personal sources। अगर आप एक नया बिजनेस चालू करने जा रहे हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इसका मतलब ये है कि आप बिलीफ रखते हो कि वो सेक्टर में आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। मैंने कई बार आपको बताया है कि बिजनेस इज़ नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट। उसमें जो रिटर्न मिलता है, यानी कि द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको ये विश्वास है, यानी कि आपको ये बिलीफ है कि उस बिजनेस से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, यानी उस इन्वेस्टमेंट से आप रिटर्न कमा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, यानी अपने खुद का भी पैसा लगाना चाहिए, सो एज टू प्रूव द अदर पीपल दैट यू एक्चुअली बिलीव इन दैट आइडिया, यानी कि इन दैट बिजनेस। अगर आप अपने खुद के फंड्स नहीं लगा रहे हो तो किसी और को कैसे आप कन्विंस कर सकते हो कि वो आपके बिजनेस में पैसा लगाए? सीधी बात है। तो पर्सनल फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि आप खुद उस बिजनेस पे बिलीफ रखते हो, तो आपको खुद की अपनी सेविंग्स उस बिजनेस में लगा के रखनी चाहिए, जिससे कि ये सिग्नल जाता है कि आप उस बिजनेस में सच्ची में बिलीफ रखते हो कि उस बिजनेस से आप अच्छा प्रॉफिट, यानी कि रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कमा सकते हो। पर्सनल क्रेडिट लाइन, यानी कि क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करना, दे प्रोवाइड दिस फैसिलिटी ओनली व्हेन द बिजनेस हैज़ इनफ कैश फ्लो टू रीपे द लाइन ऑफ क्रेडिट। यानी बैंक से आपने एक तरीके से क्रेडिट कार्ड ले लिया, और क्रेडिट कार्ड का आप रीपे कर रहे हो, यानी कि रीपेमेंट कर रहे हो जितना भी आपने उसमें से पैसा निकाला। ये तभी हो पाता है जब बैंक आपके बिजनेस पर विश्वास रखती है कि आपका बिजनेस इतना कमाएगा कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट है वो आप कर पाओगे। तीसरा है फैमिली एंड फ्रेंड्स। द लोन ऑब्लिगेशंस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग एज अ प्रोमिसरी नोट और अदरवाइज। यानी भले आपकी फैमिली या आपके दोस्त आप पर बिलीफ रखते हैं कि आप अच्छा बिजनेस चला पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपने उनसे लोन लिया है तो आपको उसको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। यानी कि आपको राइटिंग में ये चीज़ें मेंटेन करके चलनी चाहिए कि आपने किस दोस्त से या फिर फैमिली के किस मेंबर से कितना लोन लिया। पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल से आपने पैसा रेज किया, जहाँ पर दोज ग्रुप ऑफ पीपल लेंड द मनी टू ईच अदर। मान के चलो 10 लोग आपस में मिल लिए और एक दूसरे को फंडिंग देते गए, यानी कि मेरे पास अगर कैश बहुत सारा सरप्लस है तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया, मेरे दोस्त के पास डेफिसिट था तो उसको कैश मिल गया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे पास कैश की रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई तो मैंने किसी दोस्त से लोन ले लिया, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग ले ली। तो 10-15 लोग मिल के एक दूसरे को बोरोइंग एंड लेंडिंग का काम करते रहते हैं, दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। Crowdfunding. Crowdfunding is the use of small amounts of capital from a large number of individuals to finance a new business initiative.
इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा में आपने ये बताया कि आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं और पर पर्सन आप 100 रुपये मांग रहे हैं। दिखने में तो 100 रुपये बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर लाखों लोग आपको 100 रुपये दे दें आपके बिजनेस करने के लिए तो करोड़ों में नंबर्स हो जाता है। यही चीज़ बहुत बार गवर्नमेंट भी यूज़ करती है जब उसे नेचुरल कैलेमिटी के लिए कुछ ना कुछ फंड चाहिए रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, जहाँ पर आप डायरेक्टली उसमें पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप डोनेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर डोनेशन चाहती है तो क्राउड फंडिंग का रूट अपना सकती है, वहाँ से वो डोनेशन रेज कर सकती है। और अगर एक बिजनेस चाहे तो सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि क्राउड फंडिंग के थ्रू अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसा रेज कर सकता है। Micro loans are small loans that are given by individuals at a lower interest to a new business venture। तो आपका कोई दोस्त है या कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको लोन दे दिया एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द बैंक्स, तो आप वो भी ले सकते हो, यानी कि स्मॉल लोन्स ले सकते हो, यानी कि माइक्रो लोन्स ले सकते हो। Vendor financing. Vendor financing also takes place when many manufacturers and distributors are convinced to defer the payment until the goods are sold। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपने अपने वेंडर यानी सप्लायर को बोला कि मेरा माल बिक जाने दो, उसके बाद पेमेंट करूंगा। मान के चलो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैन्युफैक्चरर को मैंने बोला कि मेरा नया नया बिजनेस है, प्लीज़ मुझसे पैसा मत लो, मैं आपका माल ले लेता हूँ, उसको बेचने की पूरी कोशिश करता हूँ और अगर माल बिक गया तो मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, या फिर 60 डेज़ का टाइम दे दो, मैं 60 डेज़ के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे माल नहीं देते, वो यूजुअली पहले पैसा ले लेते हैं फिर माल देते हैं। बट अगर आपने उस मैन्युफैक्चरर को कन्विंस कर लिया कि मेरा नया बिजनेस है, प्लीज़ थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड चाहिए, यानी कि 60 डेज़, 45 डेज़ या 90 डेज़ चाहिए, मैं आपका माल ले लेता हूँ, आगे बेच के मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो वो भी एक तरीका है नया नया बिजनेस को ग्रो करने का, वेंडर फाइनेंसिंग। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। द मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टार्टअप्स इज द इनएबिलिटी टू फाइंड अ लार्ज न्यू ऑर्डर। स्केलिंग का क्या मतलब है? स्केलिंग का मतलब होता है ग्रो कर पाना, यानी कि लार्ज स्केल बन पाना। वॉट इज द प्रॉब्लम दैट इज फेस बाय द स्टार्टअप्स? स्टार्टअप्स पे सिंस आप विश्वास नहीं करते क्योंकि वो नया बिजनेस है, तो उनको बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते। बड़े ऑर्डर्स किसको मिलते हैं? बड़े ऑर्डर्स उनको मिलते हैं जो उस बिजनेस में बहुत सालों से एक्टिव हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, तो आपको पता है कि अगर इनके साथ बिजनेस करेंगे तो डूबने का चांस कम है। बट स्टार्टअप के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो डेली बेसिस में आपको रिस्क लगता रहेगा कि क्या पता ये डूब ना जाए, क्या पता ये डूब ना जाए। इस कारण क्या होता है, नए नए स्टार्टअप को छोटे मोटे ऑर्डर ही मिलते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिल पाता। इसमें क्या होता है, इसमें परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनीज ऑफन एडवांस द रिक्वायर्ड फंड्स डायरेक्टली टू द सप्लायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को पकड़ा, आप एक स्टार्टअप हैं और आपने परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को पकड़ा और उसको बोला कि भैया पूरा पैसा सप्लायर को दे दो, मैं तुमको पैसा दे दूंगा, यानी कि थ्री पार्टीज हो गया। दिस इज परचेज ऑर्डर फाइनेंस कंपनी, ये मेरा सप्लायर है और मैं स्टार्टअप हूँ। तो सिंस स्टार्टअप के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरा का पूरा सप्लायर को पैसा दे दे और बड़ा ऑर्डर ले ले, मैंने अपने परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को बोला कि आप इसको पैसा दे दो। तो सप्लायर को कोई चिंता नहीं है क्योंकि सप्लायर को कहीं से भी पैसा है उसको मतलब नहीं है, वो मुझे मेरा माल दे देगा, जिससे कि आगे चल के मैं कस्टमर को बड़ा ऑर्डर यानी कि लार्ज स्केल में मैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे पाऊंगा, जिससे मेरी इनकम अच्छी हो पाएगी और फिर मैं जाके अपने परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को पैसा उसका दे दूंगा। तो सिंस परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी ने कैश दे दिया था सप्लायर को, मैं कमा के कैश दे दूंगा परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को, बट उसके लिए मुझे कन्विंस करना पड़ेगा परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को कि वो मेरे बिजनेस में विश्वास रखे, बिलीफ रखे कि मैं अच्छा खासा बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है। फैक्टरिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल। A facility is given to the seller who has sold the goods on credit to fund his receivables till the amount is fully received. A startup can meet his day-to-day expenses। तो अगर आपने आज कोई माल बेचा, मैं एक स्टार्टअप हूँ जिसने आज कोई माल बेचा क्रेडिट सिस्टम में, सामने वाला मुझे 60 डेज़ में पेमेंट देगा, तो मैंने फैक्टर को पकड़ा। फैक्टर एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे अगर मुझे सामने वाले से 100 रुपये लेने हैं 60 डेज़ बाद, तो मैं फैक्टर को बोलूँगा मुझे आप थोड़े पैसे दे दो। तो फैक्टर बोलेगा कि एक काम करो, ये एसेट्स यानी कि जो डेटर्स है मुझे दे दो, मैं आपको 90 रुपीज़ दे देता हूँ।
जिससे कि आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो आप मीट कर पाओगे। तो 100 रुपये मुझे 60 डेज बाद मिलने वाले थे, 90 रुपये मुझे आज ही फैक्टर दे देगा और मुझसे ये रिसीवेबल्स ले लेगा, यानी मेरी बुक से एसेट कम हो जाएगा ऑफ द डेटर्स और कैश बढ़ जाएगा। और सामने वाले का अब काम है कि सामने वाला 100 रुपये वसूले फ्रॉम माई कस्टमर, मेरा रोल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी मेरे जो डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो मैं आराम से मीट आउट कर पाऊंगा यूजिंग द फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप फाइनेंस कर सकते हैं अपना स्टार्टअप बिना बैंक का लोन लिए हुए, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस। यानी कि अगर आपको बैंक का लोन नहीं लेना है तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस में, यानी कि न्यू बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। Pitch presentation. Pitch deck presentation is a short and brief presentation, not more than 20 minutes, to investors, explaining about the prospects of the company and why they should invest into the startup business. तो सिंस आपको बिजनेस में पैसा रेज करना है, यानी कि इक्विटी के फॉर्म में पैसा रेज करना है, यानी आप इन्वेस्टर्स खोज रहे हो। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताया था, चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी होता है, यानी बिजनेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है इन दी नेचर ऑफ प्रॉफिट। अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, उसको रेंट पे दे दिया, लाइक फ्लैट परचेज कर लिया या जनरेटर परचेज कर लिया, उसको रेंट पे दे दिया, दैट इज़ योर रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। आपने किसी को लोन दे दिया तो आप इंटरेस्ट रिटर्न कमाओगे। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, डिवेंचर, बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न कमाओगे। बिजनेस भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे रिटर्न प्रॉफिट होता है। शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिविडेंड वगैरह आपको रिटर्न के रूप में मिलता है। साथ ही साथ एक और आपको रिटर्न मिलता है विच इज़ कैपिटल अप्रिसिएशन। तो कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? तो ये मेरे बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में ये लोग पैसा लगाएं, यानी कि मेरे बिजनेस में ये लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो ये लोग कहलाएंगे इन्वेस्टर्स। अब इन इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करने के लिए एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, यानी कि बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी टीम कौन है, हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हमारा आइडिया क्या है, हम लोग कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, एसेट्रा। उसको कहते हैं पिच प्रेजेंटेशन। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, यानी कि मेथड्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताते हो, यानी कि आप कौन हो, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस बिजनेस में। फिर आप अपनी टीम के बारे में बताते हो, यानी यू विल इंट्रोड्यूस द ऑडियंस, द पीपल बिहाइंड द सीन्स, जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं और उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। द इन्वेस्टर्स आर नॉट पुटिंग मनी टूवर्ड्स द आइडिया, बट दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन द टीम। सिंस मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मान के चलो, तो अगर मुझे कोई पिच प्रेजेंटेशन दे रहा है और अपनी टीम के बारे में बता रहा है, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज इम्पॉर्टेंट इज़ द आइडिया। यानी कि जिस आइडिया के पीछे आप काम कर रहे हो, उसके पीछे काम कौन कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंस कल को जो काम होगा वो टीम ही करेगी। तो मुझे ये डिसाइड करना है, यानी कि इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि जो टीम है वो कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है और वो रिस्क फेस करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो बिजनेस कर रहे लोग हैं वो एक्चुअली में कॉम्पिटेंट हैं और मेरा पैसा नहीं डुबाएंगे, क्योंकि सिंस मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। रिटर्न तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन रिस्क तो होता ही है। तो मुझे ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एक्चुअली में करेगा कौन, यानी कि टीम कौन है। Problem. The promoter should be able to explain the problem he is going to solve and solutions emerging from it. प्रमोटर का मतलब क्या है? प्रमोटर का मतलब है जो स्टार्टअप चालू करने वाला है, तो उसको बताना चाहिए कि वो नया बिजनेस क्यों चालू करना चाहता है। स्टार्टअप इज एक्चुअली लिंक्ड टू इनोवेशन, यानी कि स्टार्टअप का मतलब ये है कि पुराना ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस है वो नहीं करना, कुछ हटके करना। तो अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो, यानी कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन एक्चुअली में आप क्या लेके आ रहे हो, दैट इज़ योर बिजनेस। तो वो चीज़ समझ में आनी चाहिए इन्वेस्टर को कि आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हो और क्या सोल्यूशन आप लेके आए हो। सोल्यूशन बता देंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर इन्वेस्टर्स विल बी डीपली इंटरेस्टेड। द मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर्स।
कोई भी बिजनेस तभी सर्वाइव कर पाता है जब उसका टर्नओवर यानी कि जो उसका सेल्स है वो अच्छा खासा हो, यानी कि जो उसकी टारगेट ऑडियंस है वो बहुत सारी हो। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो जिसको सिर्फ 2 लोग खरीदेंगे तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस कम है एज कम्पेयर टू अ प्रोडक्ट जो आप 2 लाख लोगों के लिए बनाने जा रहे हो। तो अगर 2 लाख लोगों के लिए आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो चांसेस है कि 2 लाख में से एक तो लेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो जो सिर्फ 2 लोगों के काम आएगा तो चांसेस बहुत ही कम है कि उसमें से एक बंदा ले। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है यानी कि टारगेट कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए सो दैट योर बिजनेस कैन सर्वाइव। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रखते हैं कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, सेल्स कैसे करोगे। हर बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसका सेल्स बहुत अच्छा खासा हो, टर्नओवर बहुत अच्छा खासा हो, यानी जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो बिके, जो भी वो सर्विस देना चाहता है लोग लेना चाहें। ठीक है। प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बना के देने पड़ते हैं, यानी कि आप फ्यूचरिस्टिक डेटा देते हो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा आने वाले 10 साल में, हर साल मेरा प्रॉफिट कितना होगा, हर साल मेरा लॉस अगर होता है तो कैसे मैं लॉस को बियर करूंगा और प्रॉफिट मेकिंग बन जाऊंगा, मेरे क्या क्या एसेट्स होने वाले हैं, मेरी क्या क्या लाइबिलिटीज़ होने वाली हैं, मैं कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन करके चलूंगा। ये सारी बातें आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में देते हो, यानी आने वाले 10 साल का प्रोजेक्शन, यानी कि डेटा आप तैयार करते हो, बैलेंस शीट तैयार करते हो, इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हो। तो दीज आर दी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जिससे कि आप ये प्रूव करना चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रियल डेटा तो हो नहीं सकते क्योंकि आज बैठ के आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। बट एक बेस्ट एस्टिमेट लगाता हूँ मैं कि मेरा बिजनेस अगर सब कुछ सही रहा तो कितना इनकम कमाएगा, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, कैसे कैसे एसेट्स खरीदूंगा, कैसे कैसे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करूंगा, एक्सेट्रा। तो दीज आर दी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो आप पिच प्रेजेंटेशन में देते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन आपको पता होना चाहिए दैट इज़ हाउ दी प्रोडक्ट्स और दी सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंपटीटर्स। आप कोई भी नया बिजनेस करने जाओ, 4 दिन बाद अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो कोई ना कोई कंपटीशन चालू हो जाएगा, यानी कि बाकी लोग भी आपको कॉपी करना चालू कर देंगे। सो कंपटीशन पे क्लोज नज़र रखनी चाहिए, कंपटीशन क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। अगर आप दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे होगे तो चांसेस कम है कि आप अच्छी खासी सेल्स कर पाओ। आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर में या सर्विस के अंदर में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे हम यूएसपी कहते हैं वो रखना चाहिए, यानी कि आपका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, या फिर आपके सर्विस में कुछ यूनिक होना चाहिए। बिजनेस मॉडल, अ बिजनेस मॉडल इज द वे इन विच अ कंपनी जनरेट्स रेवेन्यू एंड मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी ऑपरेशंस। तो एक बिजनेस जैसे चलता है उसको बिजनेस मॉडल कहा जाता है, यानी कि उसकी इनकम कहाँ से आ रही है, वो एक्सपेंसेस क्या क्या कर रहा है, उसके एसेट्स क्या क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। तो ये जो पूरा फ्लो है दिस इज द बिजनेस मॉडल। ठीक है। फाइनेंसिंग, इट इज़ प्रेफरेबल टू टॉक अबाउट हाउ मच मनी हैज़ ऑलरेडी बीन रेस्ड, हु इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस एंड व्हाट दे डिड अबाउट इट। तो अगर आप पिच प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपने पहले से किसी इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया था जो आपके बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं, तो ये बात भी आपको दूसरे इन्वेस्टर को बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाले ने पैसा लगा दिया तो कुछ सोच के पैसा लगाया होगा तो चलो मैं भी पैसा लगा देता हूँ। ऐसी मेंटेलिटी वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो दूसरे के एक्शंस पे अपने एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं कि अगर सामने वाला आपको ट्रस्ट करता है, यानी कि कोई दूसरा इन्वेस्टर आपको ट्रस्ट करता है, यानी कि स्टार्टअप को ट्रस्ट करता है, मतलब सामने वाले ने तो कुछ रिसर्च किया होगा, सामने वाले को कुछ लगा होगा तभी उसने आपको पैसा दिया, तो चलो मैं भी दे देता हूँ। तो ये भी एक तरीका है लोगों को कन्विंस करने का, इन्वेस्टर को कन्विंस करने का, मेरी कंपनी यानी कि मेरे स्टार्टअप में वो पैसा लगाए। तो ये कुछ तरीके हो गए, यानी कि ये कुछ स्टेप्स हो गए जो आपको बताने चाहिए ड्यूरिंग द पिच प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको अपने बारे में बताना चाहिए, इंट्रोडक्शन, टीम के बारे में बताना चाहिए, प्रॉब्लम बताना चाहिए क्या सॉल्व करने वाले हो, सॉल्यूशन क्या है उसका, सेल्स कैसे करोगे, आपकी प्रोजेक्शंस क्या क्या हैं, कब प्रॉफिट मेकिंग बन जाओगे, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन के अगेंस्ट में आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल कैसा है, आपने ऑलरेडी फाइनेंसिंग अगर ले चुकी है तो किससे ली है, कितनी ली है, वो सारी बातें आपको बता देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स। बूटस्ट्रैपिंग, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूटस्ट्रैपिंग व्हेन ही और शी अटेम्प्ट्स टू फाइंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज का एक्चुअली में मतलब होता है रिटेन अर्निंग्स। मैंने आपको बताया था कि रिटेन अर्निंग्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस, यानी कि इंटरनल इक्विटी। मतलब अगर मेरा बिजनेस चालू हो चुका है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया,
₹40 का डिविडेंड पे कर दिया, ₹60 बिजनेस में वापस लगा दिया। यानी कि अगर मुझे बिजनेस चलाने के लिए ₹60 चाहिए तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरे खुद के पास ₹60 है जो कि मेरे बिजनेस ने मुझे कमा के दिए। तो ₹60 का जो फंडिंग है वो इंटरनली हो जाएगा, तो ₹60 मेरे बिजनेस में वापस लग जाएगा। दिस इज़ दी ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि रिटेन अर्निंग्स। और पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है फ्रेंड से पैसा उठा लेना, फैमिली से पैसा ले लेना, आपकी कुछ ना कुछ सेविंग्स है वो यूज़ कर लेना। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये है कि आप किसी और पे निर्भर नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपका बिजनेस भले छोटा है लेकिन उसमें जो फंडिंग है वो आपकी खुद की है। हियर आर सम ऑफ द मेथड्स इन विच अ स्टार्टअप फर्म कैन बूटस्ट्रैप, मतलब आप खुद अपने दम पे बिजनेस चला सको, इसके कुछ तरीके हैं। पहला, ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है द ट्रिक हियर इज टू गेट द गुड्स शिप्ड एंड सेल देम बिफोर पेइंग टू देम। यानी कि आपने अपने क्रेडिटर को बोला कि प्लीज़ मुझे माल भेज दो, 60 डेज बाद पैसा ले लेना। तो क्रेडिटर ने बोला ठीक है, तो 60 डेज अब आपको मिल गए उस माल को बेचने के, तो चांसेस है कि आपका माल बिक जाएगा। और जो बिके हुआ माल है, मान के चलो 120 रुपये में आपने बेचा, 120 रुपये आपके पास आ गए, अब 100 रुपये पे ऑफ करना था तो 100 रुपये पे ऑफ कर दिया। यानी कि आपने माल मंगा लिया 100 रुपये का विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। नहीं तो क्रेडिटर पहले 100 रुपये मांगता, उसको 100 रुपये देना पड़ता, फिर माल आता, फिर बिकता नहीं बिकता पता नहीं। और अभी आपने क्या दिमाग लगाया, आपने माल मंगा लिया 100 रुपये का, क्रेडिटर को बोला कि मैं 60 डेज बाद पैसा दूंगा। अब आपने 60 डेज लगा दिए उस माल को बेचने में, यानी कि उस प्रोडक्ट को बेचने में। मान के चलो आपने 120 में बेच दिया, अच्छी बात तो ये हो गई 120 में बिक गया, 100 रुपये पे ऑफ करना है, 100 रुपये दे दो, फिर भी आपकी जेब में 20 रुपये बचे। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं ट्रेड क्रेडिट करने का, यानी कि सप्लायर से क्रेडिट पीरियड लेने का, जिससे कि उनको बाहर से पैसा न लाना पड़े। मान के चलो क्रेडिटर मुझे क्रेडिट पीरियड नहीं देता, वो बोलता कि नहीं 100 रुपये दो तभी मैं माल दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा, और मेरी जेबें तो खाली हैं, मेरा तो नया बिजनेस है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे लोन लेना पड़ता। यानी कि मुझे एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता टू गेट द प्रोडक्ट एंड गेट इट सोल्ड। बट अभी क्या हुआ, अभी भले मेरे जेब खाली है लेकिन मैंने माल मंगा लिया, बेच दिया, 120 आया, 100 दे दिया, 20 रुपये मेरे जेब में आ गए। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप किया जाता है, यानी कि ट्रेड क्रेडिट काम करता है। दूसरा है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर आपको सामने वाले से, कस्टमर से 30 डेज में पैसा लेना था। तो आपने क्या किया, एक फैक्टर को पकड़ा, बोला कि मुझे उससे 100 रुपये लेने हैं, तू मुझे 90 रुपये दे दे और 100 रुपये तू वसूल लेना। तो 90 रुपये आज ही मेरे पास आ गए, अब 90 रुपये को बिजनेस में यूज़ कर लूँगा। दैट इज़ फैक्टरिंग। लीजिंग। लीजिंग का मतलब ये है, अनदर पॉपुलर मेथड ऑफ बूट स्ट्रैपिंग इज टू टेक द इक्विपमेंट ऑन लीज रेदर देन परचेजिंग इट। So it's better, for example, to lease a photocopier rather than to pay $3,000 for it, or lease your automobile or van to avoid paying out $8,000 or more. तो लीजिंग का मतलब ये है कि कोई भी एसेट को आपने परचेज नहीं किया बट उसका राइट टू यूज़ ले लिया। मतलब अगर मेरे बिजनेस में कोई मशीनरी लगने वाली है, यानी कि यूज़ होने वाली है, उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है और मुझे ये पता भी नहीं है कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो मैंने 10 लाख रुपए की चीज़ को रेंट पे ले लिया, महीने का 20,000 रुपये पे। मतलब अभी मुझे सिर्फ महीने का 20,000 देना है, और जो मैं पहले कर पाता, यानी कि 10 लाख रुपए का मशीन लेके कर पाता, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाता, वो अभी भी कर सकता हूँ। दैट इज आई हैव द राइट टू यूज़ द मशीन सो दैट आई कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। मतलब 20,000 पर मंथ देना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 10 लाख अपना फंसा देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है और फ्यूचर तो अनसर्टेन है। तो नए बिजनेस को हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि आप एसेट्स परचेज मत करो, आप लीज पे ले लो। अगर आप लीज पे ले लेते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा उस इंडस्ट्री का, आप उस इंडस्ट्री में एंटर कर पाओगे, आपको समझ में आएगा कि काम कैसे होना है, और आपकी जेब से सिर्फ 20,000 पर मंथ ही जाएगा। नहीं तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो और बाद में पता चला कि बिजनेस अच्छा नहीं है, वो जो इंडस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू द स्टार्टअप्स, यानी कि न्यू बिजनेसेस, टू गो फॉर लीजिंग एज कम्पेयर टू परचेजिंग। इससे ये होगा कि अभी आपका जो 10 लाख रुपए है वो कहीं और काम आ जाएगा, और अभी सिर्फ आपको 20,000 रुपये पर मंथ पे ऑफ करना पड़ेगा एज लीज रेंटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी स्टार्टअप बिना बाहर से पैसे उठाए हुए अपना बिजनेस चला सकता है, यानी कि ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स की। ऑफन एंजल इन्वेस्टर्स are among an entrepreneur's family and friends. The capital angel investors provide maybe a one-time investment,
to help the business propel, or an ongoing injection of money to support and carry the company through its difficult early stages. Angel investors provide more favorable terms compared to other lenders. Essentially, angel investors are the opposite of venture capitalist. इसका मतलब ये निकलेगा कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है। एंजल इन्वेस्टर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब वो रिच आदमी है, इज़ अ रिच पर्सन, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर वो आपकी फैमिली या रिलेटिव से बिलोंग करता है तो आप पे विश्वास अगर करता है तो आपको पैसा दे देगा। उसके टर्म्स भी फेवरेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर लेंडर्स। यानी कि अगर आपकी बिजनेस की स्थिति अच्छी नहीं चल रही तो वो कुछ टाइम तक पैसा नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन अगर आपकी स्थिति अच्छी हो गई, यानी कि बिजनेस अच्छा कमा रहा है, तब आपसे पैसा मांगेगा। लेकिन जो अदर लेंडर्स हैं, जो थर्ड पार्टी जो आपको जानते नहीं है, वो तो भले बिजनेस की कंडीशन अच्छी हो नहीं हो, अपना इंटरेस्ट तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो एंजल इन्वेस्टर्स एक तरीके से हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर को, यानी कि स्मॉल बिजनेस को, यानी कि न्यू बिजनेस को, यानी कि स्टार्टअप को, सो दैट इट कैन सर्वाइव दी टफ फेजेस। एंजल इन्वेस्टर्स आर दी अपोजिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। इसका मतलब ये है कि एंजल इन्वेस्टर ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास खुद का पैसा होता है और वो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे बंदे होते हैं जो किसी और का पैसा, यानी कि किसी दूसरों का पैसा लेके रखते हैं और फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें मेजर फ़र्क क्या आ जाता है? मेजर फ़र्क ये आता है कि एंजल इन्वेस्टर को कहीं पे पैसा लगाना है तो खुद से लगाएगा, लॉस भी उसका खुद का होगा। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं है। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे बंदे होते हैं जिनका खुद का पैसा नहीं होता, पैसा किसी और का होता है, दिमाग उनका होता है। मतलब सामने वालों से उन्होंने पैसा रेस किया, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ पर पैसा लगाना है। अगर पैसा डूब गया तो सामने वाले का डूबेगा, इन्वेस्टर का, आपका कुछ नहीं जाएगा। एंजल इन्वेस्टर में ऐसा नहीं होता। एंजल इन्वेस्टर में आप खुद अपने पैसे लगाते हो, मतलब आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो, क्योंकि आपके खुद के पैसे लगे हुए हैं, आपका खुद का पैसा डूब सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे बंदे होते हैं जो किसी और का पैसा लेके स्टार्टअप्स में लगाते हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं है, वो अपनी फीस काट लेते हैं, यानी कि अपनी फीस वो अलग कर लेते हैं, जिनसे उनको मतलब नहीं है कि जो बिजनेस है यानी कि स्टार्टअप है वो रिस्क में है, यानी कि डूब रहा है या सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके खुद के पैसे नहीं है, पैसे तो इन्वेस्टर्स के हैं। उन्होंने तो सिर्फ डिसीजन लिया कि ये जो पैसे इन्वेस्टर्स से उन्होंने रेस किए उसको कहाँ पर लगाना है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एंजल इन्वेस्टर्स एंड दी वेंचर कैपिटलिस्ट, कि एंजल इन्वेस्टर का खुद का पैसा होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का खुद का पैसा नहीं होता। एंजल इन्वेस्टर का खुद का दिमाग होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का भी खुद का दिमाग होता है, लेकिन पैसे खुद के नहीं होते। एंजल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स, एंजल फंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स और बिजनेस एंजल्स। Angel investors typically use their own money, unlike venture capitalists who take care of pooled money from many other investors and place them in a strategically managed fund। इसका मतलब साफ है कि एंजल इन्वेस्टर का खुद का पैसा होता है और खुद का दिमाग होता है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट में खुद का दिमाग होता है पर खुद का पैसा नहीं होता, पैसा किसी और का होता है। Angel investors who seed startups that fail during their early stages lose their investments completely. This is why professional angel investors look for opportunities for a defined exit strategy, acquisitions और initial public offerings IPOs। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि कोई भी एंजल इन्वेस्टर बेवकूफ़ नहीं होता, यानी कि वो अपने इमोशंस में बहक के पैसा नहीं दे देता। वो दिमाग लगाता है कि कैसे ये शेयर से मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो सिंस उसने पैसा लगाया है कंपनी में, मतलब कंपनी के शेयर्स हैं उसके पास, शेयर्स उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो ये सोचेगा कि शेयर्स को मैं बेचूं कैसे आगे चल के, जिससे कि उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाए। वेंचर कैपिटल फंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। तो वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं? जहाँ पर पैसा इन लोगों का नहीं होता, इन लोगों का सिर्फ दिमाग होता है, यानी अलग अलग इन्वेस्टर से वो लोग पैसा रेस करके रखते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़। इस पैसे को पूल कर लेते हैं, यानी कि एक फ़ंड बना देते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो ये देखता है कि ये पैसा किस स्टार्टअप को देना चाहिए। थ्री मेन टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, वन फॉर डोमेस्टिक फंड्स एंड टू फॉर ऑफशोर वंस। ऑफशोर का मतलब है कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाहता है तो क्या होगा, और डोमेस्टिक फंड का मतलब है कि यहाँ का यानी कि लोकल कोई इन्वेस्टर है उसको कहीं पे पैसा लगाना तो क्या होगा। डोमेस्टिक फंड में, दैट इज वन विच रेजेस फंड डोमेस्टिकली, आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड अ डोमेस्टिक व्हीकल फॉर द पूलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज दो ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजर। यानी कि डोमेस्टिक फंड में लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, लोकली पैसा रेज किया जाता है और पैसा लोकली स्टार्टअप को दिया जाता है। ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स में दो कॉमन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं।
टू दी ऑफशोर इन्वेस्टर्स यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अगर एक कंट्री का इन्वेस्टर आपकी कंट्री के स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहता है तो वो हमारी कंट्री के लिए फॉरेन इन्वेस्टर हो जाएगा। वो कैसे लगा सकता है? तो उसके दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑफ शोर स्ट्रक्चर, यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफ शोर स्ट्रक्चर में क्या होता है? अंडर द स्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल एन LLC or a LP organized in a jurisdiction outside India makes investment directly into Indian portfolio companies. Typically, the assets are managed by an offshore manager while the investment advisor in India carries out the due diligence and identifies deals. LLC का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एक तरह की कंपनी होती है। और LP मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप यानी कि LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये दोनों तरीके हैं बिजनेस करने के, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो ऑफशोर फंड है वो ऑफशोर मैनेजर क्रिएट करता है, मतलब ऑफशोर इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं ऑफशोर मैनेजर को। ऑफशोर मैनेजर पैसा देता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को जो कि इंडिया में है, और फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ये बताता है कि हाँ स्टार्टअप में पैसा लगाया जा सकता है। तो ये फॉरेन कंट्री में बैठा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे लेके, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है यानी कि इंडिया में, उससे पूछ रहा है कि स्टार्टअप में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं। मतलब इंडिया में कोई स्टार्टअप है XYZ, उसको पैसों की ज़रूरत है, ऑफशोर इन्वेस्टर चाहते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाएं, तो उसने ऑफशोर मैनेजर को 100 करोड़ रुपीज़ दे दिए कि पता लगाओ कि XYZ कंपनी में पैसा लगा सकते हैं कि नहीं। तो ऑफशोर मैनेजर इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पकड़ेगा, उसको बोलेगा कि स्टार्टअप की पूरी कुंडली निकालो, यानी कि स्टार्टअप कैसा है, कौन है, क्या करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, सब डिटेल्स निकालो। सारी डिटेल्स इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ऑफशोर मैनेजर को दे देगा। ऑफशोर मैनेजर को अगर लगेगा कि हाँ भाई इसमें पैसा लगाया जा सकता है, तो 100 करोड़ में से कुछ करोड़ वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को दे देगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र स्टार्टअप को दे देगा, और इस तरीके से बाहर का पैसा यानी कि फॉरेन कंट्री में बैठे हुए इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया के स्टार्टअप में लग पाएगा। ठीक है। यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ओवरसीज इन्वेस्टर्स पूल देयर एसेट्स इन एन ऑफशोर व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन एन लोकली मैनेज ट्रस्ट whereas domestic investors directly contribute to the trust। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ट्रस्ट बना लेंगे जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी पैसा लगा सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा लगा सकते हैं। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने भी कुछ पैसा दे दिया, मान के जो 10 करोड़ दे दिया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 5 करोड़ दे दिया, ट्रस्ट के पास 15 करोड़ आ गए। अब 15 करोड़ में इन्होंने देखा कि स्टार्टअप को पैसा दे सकते हैं, तो हमको लगा कि हाँ पैसा दे सकते हैं, तो इसको पैसा दे दिया। इसको 8 करोड़ चाहिए था, 8 करोड़ दे दिया। फिर ट्रस्ट का काम है कि ड्यू डिलीजेंस करे, यानी कि XYZ कंपनी की कुंडली निकाले, उसको स्टडी करे, समझे कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, यानी कि कंपनी में पोटेंशियल है, तो उसको पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैसे लगे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि इंडिया में जो इन्वेस्टर बैठे हैं उसके भी लगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि जो फॉरेन में बैठे हैं उनके भी पैसे लगे। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगा सकता है, और एक हमने तरीका सीखा जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा लगा सकता है इंडिया के स्टार्टअप में। एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग VC इन द कंपनी, यानी कि वेंचर कैपिटल को लाने का क्या फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, मतलब लंबे समय तक बिजनेस करने का पैसा हमारे पास होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ द रिस्क एंड द रिवॉर्ड। सिंस उसने इक्विटी शेयर परचेज किए हुए हैं, कुछ प्रॉफिट कमाएंगे तो उसको देंगे और रिस्क भी साथ साथ फेस करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट इज एबल टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस, तो उनको एक्सपीरियंस होता है तो लोग एडवाइस दे पाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो सिंस ये लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है तो काम बहुत मिल पाता है। अब डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर अ वेंचर कैपिटल, यानी कि सबसे पहले सीड मनी मिलेगी विच इज़ लो लेवल फाइनेंसिंग टू प्रूव अ न्यू आइडिया। मैं गया वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, उसको बोला कि मेरे पास ये आइडिया है, मुझे इस पर काम करना है। उसने मुझे 10 लाख दे दिए। 10 लाख लेके मैंने उस आइडिया पे काम किया और देखा कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो अगर हाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गया कि अभी मेरे पास 10 लाख रुपए तो थे, वो पूरे उड़ गए, मुझे और पैसे चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि अभी मेरे को मार्केटिंग करनी है कि मेरा प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। इसके लिए उन्होंने मुझे 20 लाख रुपीज़ दे दिए। ठीक है।
फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया, उसकी मार्केटिंग की, मतलब ब्रांडिंग वगैरह की, एडवर्टीजमेंट वगैरह दिए। फर्स्ट राउंड अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, यानी कि अब मैं मार्केट में आ चुका हूँ, मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, अब मुझे सेल्स पे ध्यान देना है। यानी कि अब मुझे देखना है कि मुझे ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं, कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब सेल्स ऑर्डर कितने मिल रहे हैं, मतलब मेरी डिमांड कितनी मार्केट में। तो मैं फिर गया वेंचर कैपिटलिस्ट के पास और उसको बोला कि देखो मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मुझे 40 लाख चाहिए। उसने 40 लाख निकाल के दे दिए। दैट इज़ फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड इज वर्किंग कैपिटल फॉर द अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग द प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग इन अ प्रॉफिट। मतलब मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसमें मैंने मार्जिन कम रखी थी, यानी कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था। बट सिंस अभी मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, मार्केट अच्छा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं अपनी प्राइस धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, उसके लिए पैसा चाहिए, तो 50 लाख रुपए मांगा, दे दिए निकाल के। थर्ड राउंड ऑल्सो कॉल्ड मेजनिन फाइनेंसिंग, दिस इज एक्सपेंशन मनी, यानी कि जिस सिटी में मैंने चालू किया था अब मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में मेरा काम हो, उसके लिए पैसा चाहिए। 1 करोड़ मांगा, निकाल के दे दिया। फोर्थ राउंड ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग, इट इज़ इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस, यानी कि अब आपको लगता है कि आईपीओ लाना चाहिए, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जानी चाहिए। यानी कि अभी जो आपका वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ये सोच रहा है कि अगर मार्केट में लिस्टिंग हो गई, यानी कि शेयर्स लिस्ट हो गए, तो वो अपने शेयर्स बेच देगा अच्छे प्राइस में और रिटर्न कमा लेगा। तो फाइनली इस काम के लिए उसने 2 करोड़ दे दिए और मैंने उसे ले लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट धीरे धीरे पैसा देता है और धीरे धीरे रिव्यू करता है परफॉर्मेंस को। मान के चलो 10 लाख रुपए जो उसने दिए थे उस पर मैंने काम किया और वो फेल हो गया, आइडिया फेल हो गया, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को दुख नहीं होगा क्योंकि उसका सिर्फ 10 लाख रुपए गया। लेकिन अगर वो पैसा मुझे पहले ही इतने सारे दे देता, मतलब 3-4 करोड़ दे देता, और वो मैं डुबा देता, तो अच्छी बात नहीं है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा पैसा देते हैं जितना आपको ज़रूरत हो, अपना आइडिया प्रूव करो, फिर पैसा मिलेगा। तो दैट इज़ योर स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। हर स्टेज में अलग अलग रिस्क होता है, ये आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, the entire venture capital investment process can be segregated into the following steps. पहला है deal origination. Mainly many practicing chartered accountants would work as intermediary and through them VC gets the deal. तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है, यानी कि वो वेंचर कैपिटल को उस स्टार्टअप से मिलवा सकता है, यानी कि एक इंटरमीडियरी का काम कर सकता है। जहाँ पे एक वेंचर कैपिटल है और एक कंपनी है यानी कि स्टार्टअप है, उनको मिलाने का काम कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। डील ओरिजिनेशन, जहाँ पे एक स्टार्टअप मिला वेंचर कैपिटलिस्ट से, बिफोर सोर्सिंग द डील द वीसी वुड इन्फॉर्म द इंटरमीडियरी यानी कि द सीए और इट्स एम्प्लॉयज अबाउट द फॉलोइंग सो दैट द सोर्सिंग एंटिटी डज नॉट वेस्ट टाइम। यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है वो बता देगी कि उनका फोकस क्या है, सेक्टर फोकस, स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस, प्रोमोटर फोकस, टर्नओवर फोकस, तो पहले से बता देगी, यानी कि चेकलिस्ट दे देगी कि कौन से स्टार्टअप को वो लोग ढूंढ रहे हैं। सीए का काम है, यानी इंटरमीडियरी का काम है कि ये पता लगाए कि जो स्टार्टअप सीए के पास आया हुआ है वो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं जो वेंचर कैपिटल को चाहिए। मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट का जो सेक्टर है वो सेक्टर का स्टार्टअप है कि नहीं, वो स्टेज पे है कि नहीं बिजनेस के, उसका प्रमोटर कैसा है, उसका टर्नओवर कैसा है। तो ये सीए का काम है, यानी कि इंटरमीडियरी का काम है कि ये चेक करे कि वेंचर कैपिटलिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्टार्टअप पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम तैयार करेंगे। ये एक तरीके का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती है कि किस तरीके से जो स्टार्टअप है वो सेक्टर फोकस है, स्टेज ऑफ बिजनेस फोकस है, प्रमोटर फोकस है, टर्नओवर फोकस है, यानी कि जो जो सेक्टर पे, जो जो स्टेज पे, जो जो प्रमोटर पे और जो जो टर्नओवर पे चाहती है वेंचर कैपिटलिस्ट, वैसा वैसा वो स्टार्टअप है। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में लिखा रहता है। स्क्रीनिंग, वंस द स्क्रीनिंग हैपन्स इट वुड सिलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि एक वेंचर कैपिटल के साथ बहुत सारे सीए कनेक्टेड रहते हैं। फिर वो वेंचर कैपिटल देखता है कि कौन से सीए ने अच्छा इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम भेजा है, यानी कि कौन सा स्टार्टअप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और उनको लगेगा कि एक पर्टिकुलर स्टार्टअप फुलफिल करता है तो लोग उसके साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि अभी ड्यू डिलीजेंस करेंगे। दिस इज मेनली द प्रोसेस बाय विच द वीसी वुड ट्राई टू वेरीफाई द वेरासिटी of the documents taken. This is generally handled by external bodies, mainly renowned consultants. यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम
सीए ने तैयार करके भिजवा दिया था वीसी के पास, अब उस पर एक एक चीज़ पे डिस्कशन होगा, यानी कि इसमें जो बातें लिखी हुई है वो एक्चुअली में करेक्ट है या सिर्फ वीसी को पटाने के लिए लिखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और ड्यू डिलिजेंस एक्चुअली में रियल लाइफ में भी बहुत टिपिकल होता है, यानी कि उसमें एक एक छोटी छोटी पॉइंट को भी नोटिस किया जाता है जो कि आपने इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में लिखा है। तो एक सीए को इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनाते समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो बातें लिख रहा है कल को उसको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि फ्लो में फेंकता जाए और कल को पता चला कि वो कंपनी यानी कि वो स्टार्टअप वैसा है ही नहीं जैसा लिखा हुआ है। तो ड्यू डिलिजेंस हो गया, वीसी को लगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, डील स्ट्रक्चर करते हैं। वंस द केस पासेस थ्रू द ड्यू डिलिजेंस इट वुड नाउ गो थ्रू द डील स्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे डील वगैरह फाइनलाइज होगी, अग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन दिस सेक्शन द वीसी नॉमिनेट्स इट्स नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, क्योंकि वेंचर कैपिटल आपका शेयर्स परचेज करेगा तो वहाँ पर एक बंदा बैठाएगा यानी कि कंपनी के बोर्ड में बैठाएगा, जिससे कि वेंचर कैपिटल को ये पता हो कि कंपनी कब क्या करने जा रही है, कौन सा मेजर डिसीजन ले रही है। तो उसमें उसका एक वॉचडॉग होगा यानी कि नॉमिनी होगा वेंचर कैपिटल का। एग्जिट प्लान, वन वे इज टू सेल टू द थर्ड पार्टीज, दिस सेल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट और टू अदर वीसीज, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो अच्छी खासी ग्रो कर गई, अब रिटर्न चाहिए, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट को अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए, यानी कि शेयर्स बेचना चाहता है और एग्जिट करना चाहता है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि थर्ड पार्टी को खोजो, मतलब हमारी कंपनी में जो इंटरेस्टेड है उसको शेयर्स दे दो यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो, या फिर आईपीओ कर लो यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर लो, यानी कि पब्लिक के सामने शेयर्स रख दो, पब्लिक को वो शेयर्स दे दो। द सेकेंड वे टू एग्जिट इज दैट प्रमोटर वुड गिव अ बाय बैक कमिटमेंट एट अ प्री अग्रीड रेट। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर जिसने कंपनी चालू की, जिसका आइडिया था, मान के चलो उसके पास 40% शेयर्स है और वीसी के पास 60% शेयर्स है। अब कंपनी अच्छा खासा कर रही है, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, वीसी को अपना पैसा चाहिए, मतलब उसका रिटर्न चाहिए, तो 60% शेयर्स प्रमोटर को दे देगी, प्रमोटर के पास 100% शेयर होल्डिंग आ जाएगी और प्रमोटर कैश दे देगा वेंचर कैपिटल को। कल तक प्रमोटर के पास पैसे नहीं थे बट आइडिया था, आज प्रमोटर के पास बहुत सारा पैसा है, वेंचर कैपिटल को अपना पैसा चाहिए, उसको उतना कैश दे दिया और शेयर्स वापस ले लिया, तो अभी 100% कंपनी प्रमोटर के पास आ गई, यानी कि असली ओनर के पास आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सबसे पहले डील ओरिजिनेट होती है, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजुअली इंटरमीडियरी होता है जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को मिलवाता है स्टार्टअप से। फिर इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम तैयार करता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और अगर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को पसंद आ गया आपका इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम तो आपको अप्रोच करेगा, बोलेगा चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ड्यू डिलीजेंस होगा, जहाँ पर एक एक चीज़ पर डिस्कशन होगा। फिर डील स्ट्रक्चर होगा यानी कि अग्रीमेंट साइन होगा और पैसे मिल जाएंगे स्टार्टअप को। उसके बाद अपना वेंचर कैपिटल एक नॉमिनी बैठा देगा कंपनी में, जिससे कि पता चलता रहे कि कंपनी में क्या हो रहा है, और अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगी तो एग्जिट ऑप्शन दे दिया जाएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट चला जाएगा और कंपनी प्रमोटर के पास आ जाएगी, या फिर आप थर्ड पार्टी को दे सकते हो कंपनी को, यानी कि आईपीओ कर सकते हो या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2016। द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप वॉज प्रोवाइडेड विच इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो स्टार्टअप की एक डेफिनेशन दी हुई है गवर्नमेंट स्कीम्स पर लाभ उठाने के लिए, यानी कि बेनिफिट अगर आपको चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप का डेफिनेशन यही हो। गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दी जो कि स्टार्टअप की होनी चाहिए, अगर उसकी वो है, मतलब अगर वो स्टार्टअप वो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसे हम स्टार्टअप कहेंगे, एंड देन द स्टार्टअप विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आप अगर इस डेफिनेशन को याद करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना दैट दिस इज नॉट द फाइनल डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब कुछ और हो सकता है किसी और स्कीम में, बट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने एक डेफिनेशन दी सो दैट एलिजिबल लोग ही अप्लाई कर पाए। स्टार्टअप मीन्स एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया नॉट प्रायर टू 5 years, मतलब 5 साल पुरानी नहीं है, विथ एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान के चलो एक कंपनी है जो कि 6 साल पुरानी है तो वो स्टार्टअप होगी नहीं होगी। मान के चलो एक कंपनी है जो कि 3 साल पुरानी है तो स्टार्टअप होगी, हो सकती है। उसका टर्नओवर देखा तो 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ का टर्नओवर है तो स्टार्टअप है तो नहीं है। मतलब आपकी जो कंपनी है 5 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए
पहली बात। दूसरी बात, आपकी कंपनी जितनी भी पुरानी है, 3 साल 4 साल, आपका टर्नओवर साल का 25 करोड़ से कम होना चाहिए। Working towards innovation, development, deployment, commercialization of new products, processes और services driven by technology और intellectual property। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस में रखी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा फोकस में रखी है। यहाँ पर स्टार्टअप का मतलब तो यही निकल रहा है कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, एप्स वगैरह बनाए, यानी कि कंपनी इनोवेटिव हो। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में स्टार्टअप का मतलब नया बिजनेस होता है। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो तो जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस चैप्टर में, वो सारे एप्लीकेबल होंगे। बट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के लिए जो गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा मिले, इनोवेशन को बढ़ावा मिले। ठीक है। इस कारण क्या होता है, इसी कारण हमारे एनवायरनमेंट में स्टार्टअप का मतलब एप्स और वेबसाइट्स वही सब होता है। बट रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ में अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो मतलब आपका एक स्टार्टअप है। सारी बातें स्टार्टअप की जो मैंने डिस्कस की वो आपके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है। बट ओनली फॉर दिस गवर्नमेंट स्कीम ये डेफिनेशन दी हुई है ऑफ अ स्टार्टअप। An entity shall cease to be a startup if its turnover for the previous financial years has exceeded 25 crore or it has completed 5 years from the date of the incorporation or registration। इसका मतलब ये निकल रहा है, जो स्टार्टअप है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। फाइनली इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर आप प्रोप्राइटर हो और आपका एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, आप नया चालू कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के लिए आप स्टार्टअप नहीं हो, बट रियल लाइफ में आप स्टार्टअप हो। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के लिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आप एक पार्टनरशिप फर्म हो रजिस्टर्ड, या तो आप एलएलपी हो यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, तभी आपको स्टार्टअप माना जाएगा। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है यानी खुद से आपने कोई बिजनेस चालू किया, उस पर्पस के लिए यानी कि गवर्नमेंट की स्कीम के पर्पस के लिए आप स्टार्टअप नहीं हो, बट रियल लाइफ में आप एक स्टार्टअप हो। दैट इज यू हैव स्टार्टअप योर ओन बिजनेस, दैट इज यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। ठीक है। तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका स्टार्टअप फाइनेंस का चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी चैप्टर्स एसएफएम का ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है सो दैट यू कैन टैकल दी थ्योरी चैप्टर्स वेरी इफेक्टिवली। सबसे पहले आपको ट्राई करना है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टअप फाइनेंस में कि वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो आपको सबसे पहले तो मेरा लेक्चर अच्छे से सुनना है। आपको ध्यान देना कि मैं क्या बता रहा हूँ और समझने की कोशिश करनी है कि वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आपको पॉइंट्स बना लेने हैं 1 2 3। जैसे कि मेरे को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूँ, लाइक इसका नंबर 1 कर देता हूँ, इसका नंबर 2 कर देता हूँ और इसका नंबर 3 दे देता हूँ। तो मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया। मैंने पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं किया, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा उसको मैंने हाईलाइट किया और साथ ही साथ उसको नंबरिंग दे दी, लाइक 1 2 एंड 3। लर्न द पॉइंट्स, दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो इम्पोर्टेंट लगे, आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट लग सकता है। मुझे जो लगा मैंने उसको हाईलाइट किया, उसको नंबरिंग दे दी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पढ़ूंगा, उसके अंदर का डील ओरिजिनेशन पढ़ूंगा, तो मुझे सिर्फ इन 3 लाइन्स को याद करना है। यानी कि पहली लाइन है, मेनली मैनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वुड वर्क एज इंटरमीडियरी एंड थ्रू देम वीसी गेट्स द डील। दूसरा ये है कि वीसी क्या क्या इन्फॉर्म करता है इंटरमीडियरी को, सेक्टर फोकस बता देता है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस बता देता है, प्रमोटर फोकस बता देता है, टर्नओवर फोकस बता देता है। और तीसरा ये है कि एक इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम तैयार किया जाता है विच इज़ सबमिटेड टू द वीसी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे जिसको मैंने हाईलाइट किया। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लग सकता है, आप उसको भी हाईलाइट कर लो। और जब भी आप ये पढ़ो डील ओरिजिनेशन, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है जो कि मैंने हाईलाइट किए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। इससे क्या होगा, पहली चीज़ तो आपका जो फोकस है वो पूरे पैराग्राफ में नहीं जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पैराग्राफ को पढ़ चुके हो। आपको सिर्फ 3 लाइन पे फोकस करना है। दूसरी बात, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉलिश हो, यानी ये जो सेंटेंसेस इसमें लिखे हुए हैं उसको आप याद कर पाओ। अगर आप याद कर पाओगे और उसी सेंटेंस को वापस एग्जाम में रीड्रॉ कर पाओगे, यानी कि फिर से वही लिख पाओगे, तो चांसेस हैं कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिले। उसका बेस्ट तरीका यही है
कि आप हाईलाइट कर लो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे किसी भी पैराग्राफ में, उसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। उसके बाद आप उस पैराग्राफ को जब भी पढ़ो सिर्फ उस पॉइंट्स को पढ़ो, यानी कि जब भी मैं डील ओरिजिनेशन पढ़ूंगा मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स याद करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और मेरा डील ओरिजिनेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मुझे बाकी पॉइंट्स के साथ भी करना है। जैसे स्क्रीनिंग में मेरे को सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट लगी तो मैं इसको याद करूंगा, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं समझूंगा। तो अगर एग्जामिनर को ये एग्जैक्टली ये लाइन दिख जाती है आपके आंसर शीट में, तो चांसेस हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और थ्योरी चैप्टर्स को डील करने का ये बेस्ट तरीका है, और यही तरीके से आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स कमा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या याद रखना है? फाइनली आपको याद रखना है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सेकंड यू हैव टू मेक द पॉइंट्स 1 2 3, मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ को ब्रेक डाउन कर दो पॉइंट्स में, लर्न द पॉइंट्स, दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प, यही सेंटेंसेज हेल्प करेंगे एग्जाम में। एंड रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना रिटेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है थ्योरी चैप्टर्स को टैकल करने का।